नमस्ते, मैं हूं श्वेता। आप देख रहे हैं साम टीवी। साम संजीवनी, ये हमारे खास शो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा शो ये साम टीवी और एस्ट्राजेनेका फार्मा इंडिया लिमिटेड का एक संयुक्त उपक्रम है, जिसका हेतु डिम्ब ग्रंथि यानी ओवरियन कैंसर के बारे में जन जागृति करना यही है। इसी के ऊपर चर्चा आज हम करेंगे और इसके लिए हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर निखिल घड़ियाल पाटिल। सबसे पहले डॉक्टर निखिल, आपका शो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद। डॉक्टर निखिल घड़ियाल पाटिल ये मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट है। हैदराबाद के सोमाजीगुड़ा की यशोदा हॉस्पिटल के माध्यम से वो अपनी सेवा दे रहे हैं। इम्यूनोथेरेपी, हेमेटोलॉजिकल मैलिग्नेंसी, सॉलिड ट्यूमर, पेडियाट्रिक ऑन्कोलॉजी, प्रिसीजन ऑन्कोलॉजी, ब्रेस्ट कैंसर, लंग कैंसर, कोलोनियल कैंसर, ये बीमारी के उपचार में डॉक्टर निखिल एक्सपर्ट है। यूरोपियन सोसाइटी ऑफ क्लिनिकल ऑन्कोलॉजी, अमेरिकन सोसाइटी ऑफ क्लिनिकल ऑन्कोलॉजी, इंडियन सोसाइटी ऑफ मेडिकल एंड पेडियाट्रिक ऑन्कोलॉजी, इन सभी सोसाइटीज में वो सदस्य भी है। चलिए चर्चा शुरू करते हैं। डॉक्टर, सबसे पहले मुझे आपसे यही पूछना है कि भारत में ओवरियन कैंसर कितना आम है और ओवरियन कैंसर से पीड़ित रोगियों के बारे में अगर हम बात करें तो क्या बता सकते हैं इसके बारे में आप? शुरू करने से पहले मैं साम टीवी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उनके उपक्रम के थ्रू हम आज ओवरियन कैंसर के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। इंडिया में काफ़ी सारे औरतों में काफ़ी सारे कैंसर पाए जाते हैं। इसमें से ओवरियन कैंसर एक कैंसर है। नंबर के हिसाब से देखेंगे तो ये नंबर तीन के नंबर पे आता है ओवरियन कैंसर। और अगर आप आंकड़ों के बारे में देखेंगे 2020 के हिसाब से तो ओवरियन कैंसर का नंबर धीरे धीरे इंडिया में भी बढ़ रहा है और काफी इम्पोर्टेंट कैंसर है इंडिया के औरतों के इंडिया के औरतों के बारे में चर्चा करें तो। जी जरूर। ओवरियन के कैंसर के लिए सबसे आम आयु वर्ग क्या है और एक सामान्य डिम्ब ग्रंथि कैंसर या ओवरियन कैंसर कैसे होता है? ओवरियन कैंसर नॉर्मली कम आयु में ज्यादा कॉमन नहीं होता है। एक बार ये उम्र 50-55 जब उसके ऊपर जाता है वो टाइम पे ओवरियन कैंसर का जो बोलते हैं इंसिडेंस, उत्पत्ति, वो काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ता है स्त्रियों का, उस हिसाब से ओवरियन कैंसर का भी नंबर, जो बोलते हैं इंसिडेंस, धीरे धीरे बढ़ने लगता है। ये एक मेन जो बोलते हैं वो आयु, ये जो है 50 के ऊपर काफ़ी कॉमनली पाया जाता है। जी, अगर रिस्क फैक्टर की अगर हम बात करें तो ये डिम्ब ग्रंथि के कैंसर के लिए, ओवरियन कैंसर के लिए रिस्क फैक्टर किस तरह से आप डिफाइन कर सकते हैं और क्या ये ओवरियन कैंसर के जो रिस्क फैक्टर है किस तरह से होते हैं, आप बता सकेंगे? इन जनरल अगर फैमिली में ये कैंसर का रिस्क, ऑलरेडी कैंसर पाया जा चुका है इसके पहले, तो आपको उसमें उसके हिसाब से आपको एक फैमिली हिस्ट्री हो जाती है। इसका मतलब कि आपके फैमिली में किसी को ऑलरेडी कैंसर हो चुका है, वो हिसाब से ये पर्टिकुलर कैंसर की रिस्क काफी बढ़ जाती है। उसके बाद में कभी जब जो जिसको बोलते हैं हम महीना आना, नहीं तो मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं, अगर ये मेंस्ट्रुएशन काफी जल्दी आता है, मेनोपॉज काफी लेट आता है, कुछ औरतें जिनको जो किस कारणवश जिनको बच्चे नहीं होते हैं, जिनका वजन ज्यादा होता है, ऐसे काफी सारे कारण रहते हैं। और इसके साथ में और एक इम्पोर्टेंट कारण रहता है जिसको बोलते हैं कुछ जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन। इसका मतलब है कि बॉडी में कुछ प्रकार की जीन्स कुछ खराब होने के कारण जिसमें कुछ कैंसर्स फैमिली में पाए जाते हैं, और ओवरियन कैंसर उस तरह का एक कैंसर है जिसमें एक पर्टिकुलर जीन बोलते हैं जिसको बोलते हैं BRCA जीन, और ब्रेस्ट रिलेटेड कैंसर एंटीजन जीन 1 और 2, और उसके साथ में उसके जो एसोसिएटेड और साथ वाली जो जीन्स रहती है जिसको बोलते हैं HRD। जिन लेडीज में, जिन औरतों में ये जीन पाया जाता है, ये औरतों में ये कैंसर का रिस्क काफी ज्यादा हो सकता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट कारण है, जैसे मैंने बताया कि फैमिली हिस्ट्री, कुछ जीन्स के प्रॉब्लम्स, वजन ज्यादा, उसके बाद में जैसे मैंने आपको बताया कि पीरियड से रिलेटेड, उसके बाद में अगर बच्चे ना हो, तो ये सब इन जनरल सब कारण हो सकते हैं। जी जरूर। ये ओवरियन कैंसर के बारे में अगर हम बात करें तो इसकी स्क्रीनिंग कैसे होती है, इसका निदान कैसे किया जाता है? स्क्रीनिंग के आने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इसके लक्षणों के बारे में भी बताना चाहूंगा यहाँ पे, और मैं डेफिनेटली उसके बाद कुछ स्क्रीनिंग के बारे में बताऊंगा आपसे। इसके जो कॉमन लक्षण रहते हैं ओवरियन कैंसर के,
इसको कि ना एक साइलेंट किलर भी कहा जाता है। इसके लिए ऐसा क्यों कहा जाता है, क्योंकि कुछ ये जो कैंसर है इसके ना स्टार्टिंग में कुछ ज्यादा लक्षण पाए नहीं जाते हैं। सो कुछ औरतें रहती जिनको कोई सिम्टम्स रहते नहीं रहते हैं, पर डायरेक्टली उनको अ, अगर कोई मामूली कुछ टेस्ट स्कैन में हमें कभी डायरेक्टली कुछ गांठ दिख जाता है ओवरी के एरिया में। बट जो जैसे जैसे कैंसर थोड़ा सा बढ़ना चालू हो जाता है, वो टाइम से औरतों को कुछ लक्षण आने चालू हो जाते हैं। जो कॉमन लक्षण है इसमें, इसमें थोड़ा सा पेट फूलना, थोड़ा सा जिसको बोलते हैं कि डाइजेशन बराबर ना होना, कभी कभी उल्टी होना, मतली होना, कभी कभी मन मचलना, ये सब कॉमन सिम्टम्स हो सकते हैं। कभी कभी औरतों में कुछ एबनॉर्मल ब्लीडिंग हो सकता है। ये जो कुछ कॉमन कारण है, सिम्टम्स लक्षण बोल सकते हैं। एक और एक काफी महत्वपूर्ण लक्षण जो है, जिसमें कभी कभी बार बार पेशाब होना, कॉन्स्टिपेशन होना, ये सब कब से होना, ये सब चीजें भी हो सकती है। पर एक स्पेसिफिक सिम्टम ऐसा बोल नहीं सकते, पर ये जो कॉमन सिम्टम्स है मैं आपको बता रहा हूँ। सो जो जो औरतों को जिनको ये कॉमनली कभी सिम्टम जो जो इन लक्षणों से पीड़ित है, ऐसी औरतों ने नॉर्मली डॉक्टर के पास जाके अपना कुछ टेस्ट करना जरूरी हो जाता है। जी अगर हम जरूर। स्क्रीनिंग के बारे में बात करें, तो स्क्रीनिंग मतलब ऐसा कोई टेस्ट जिसमें हम कैंसर जल्दी पकड़ पाए टेस्टिंग के दौरान। नॉर्मली काफी सारे टेस्टिंग अवेलेबल रहते हैं काफी सारे कैंसर्स के लिए, बट ओवेरियन कैंसर के ऐसे स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशंस, मतलब ऐसे कोई स्ट्रॉन्ग रूल्स अभी तक बने नहीं है। पर एक दो जो इम्पोर्टेंट टेस्ट है वो जो डॉक्टर केस टू केस बेसिस पे पेशेंट के लिए प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, जिसका एक एक टेस्ट जिसको हम बोलते हैं ट्रांसवैजाइनल अल्ट्रासाउंड। एक बेसिकली एक सोनोग्राफी का एक प्रकार रहता है, जिसमें जो जो औरत है जिनको रिस्क ज्यादा है, जैसे मैंने ऑलरेडी आपको कुछ रिस्क बताए हैं, और रिस्क के हिसाब से अगर कोई औरतों को अगर जिनको रिस्क ज्यादा है उनका वो टेस्ट किया जा सकता है। कुछ औरतों में और एक टेस्ट, इसको ब्लड टेस्ट बोलते हैं, CA-125। पर ये आप अपने हिसाब से ये टेस्ट मत करिए, ये नॉर्मली डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं, डॉक्टर्स बताते हैं कि किनको इसका जरूरत है किनको इसका जरूरत नहीं है। एंड ये एक दो जो स्क्रीनिंग टेस्ट है कुछ कंट्रीज में किया जाता है, बट ये बेसिक जो स्क्रीनिंग टेस्ट रहते हैं जिसमें हम कैंसर जल्दी पकड़ने का कोशिश करते हैं, ये टेस्ट के माध्यम से हम कैंसर जल्दी पकड़ने का कोशिश करते हैं। क्योंकि अगर कैंसर कम स्टेज में पाया जाता है तो कैंसर का क्यूर रेट्स और जिसको उधर कंप्लीट ठीक होने का चांस काफी अच्छा बढ़ जाता है। जी ज़रूर। अर्ली स्टेज में अगर कैंसर हो, ये अगर पता चले तो ऑफ कोर्स ट्रीटमेंट में बहुत आसानी होती है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे यही पूछना है कि जेनेटिक टेस्टिंग ये कितना इम्पोर्टेंट है? मैंने उसके बारे में थोड़ा सा आपको ऑलरेडी बताया, पर मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में बताऊंगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कुछ कैंसर रहते हैं जिसमें कुछ जीन्स के कारण ये कैंसर का रिस्क काफी बढ़ जाता है। और ये जो जीन्स कभी कभी कुछ फैमिलीज में, मतलब एक फैमिली एक जनरेशन के बाद दूसरे जनरेशन में इस तरह से आगे आगे बढ़ते रहते हैं। सो ब्रेस्ट और ओवरियन कैंसर के लिए एक जीन पाया गया है जिसको हम बोलते हैं BRCA जीन, ब्रेस्ट रिलेटेड कैंसर एंटीजन जीन। इसके दो प्रकार रहते हैं, नंबर 1 और नंबर 2। जब ये कैंसर का जीन किसी के फैमिली में रहता है तो वो टाइम पे वो पर्टिकुलर औरतों में ओवरी कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क काफी बढ़ जाता है। और उसके साथ साथ में कुछ बाकी के भी जीन्स रहते हैं जिसको हम बोलते हैं HRD, होमोलॉगस रिकॉम्बिनेंट डेफिशिएंसी। ये ब्रेस्ट कैंसर एंटीजन BRC के साथ साथ में ये भी कुछ जीन्स कुछ पेशेंट्स में पाए जाते हैं। एंड ये जीन्स के कारण ये कुछ औरतों का कुछ फैमिलियों का रिस्क काफी बढ़ जाता है। सो ये काफी जरूरी हो जाता है कि अगर किसी फैमिली में कोई ओवेरियन कैंसर का कोई पेशेंट पाया जाता है तो वो जो पर्टिकुलर पेशेंट है उसका वो जीन टेस्टिंग करना काफी जरूरी हो जाता है। अगर उसमें वो जीन पाया गया, पेशेंट में वो जीन पाया गया, उसके खून में वो जीन पाया गया, तो फैमिली के उनके मतलब वो पेशेंट्स के उनकी बहनों का, उनकी माता का, उनकी बेटियों का, सबका ये टेस्टिंग करना जरूरी हो जाता है। ताकि क्या होता है कि अगर ये जीन पाया जाता है तो फ्यूचर जनरेशन्स को कुछ ट्रीटमेंट से, कुछ सर्जरी से आगे में पूरी तरह से प्रोटेक्ट किया जा सकता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। एंजेलिना जोली जो विश्वविख्यात हम बोल सकते हैं एक्ट्रेस है, उनको एक पर्टिकुलर जीन है BRCA जीन। उनका 2012-13 एग्जैक्ट ईयर मुझे अभी याद नहीं, पर वो टाइम पे उन्होंने व्हेन शी केम आउट उन्होंने बताया कि मुझे पर्टिकुलर जीन मेरे फैमिली में पाया गया है।
और उनका वो टाइम पे ओवरीज का सर्जरी एज वेल एज ब्रेस्ट का सर्जरी एक साथ हुआ था, ताकि उनको आगे में कैंसर का प्रादुर्भाव ना हो। सो इस तरह से वो पेशेंट्स, मतलब जिनको कैंसर कभी हुआ नहीं पर जिनमें वो जीन पाया जा चुका है, ऐसे इंडिविजुअल्स, ऐसे व्यक्तियों को, ऐसे औरतों को हम कैंसर से बचा सकते हैं। अपने करेक्ट टाइम पे उसका करेक्ट जो बोलते हैं ना, राइट टाइम पे राइट ट्रीटमेंट दे के उनको हम पूरी तरह से सेफ जोन में रख सकते हैं। जी ज़रूर। मुझे अभी आपसे यही सवाल पूछना है कि जैसे आप जेनेटिक टेस्टिंग के बारे में आप बता रहे थे, उसके भी कोई अलग अलग प्रकार होते हैं क्या, और किसी भी पेशेंट को कब वो टेस्ट के लिए जाना चाहिए, ऐसा कोई टाइम पीरियड है? सो जेनेटिक टेस्टिंग नॉर्मली, ऐसा आप मुझे पूछोगे कि किसने करना चाहिए, मतलब नॉर्मली समाज में करना चाहिए, पॉपुलेशन में करना चाहिए, तो ऐसा ऐसा फिलहाल तो कोई रिकमेंडेशंस नहीं है। नॉर्मली डॉक्टर्स जेनेटिक टेस्ट रिकमेंड करते हैं केस टू केस बेसिस पे, पर जैसे मैंने आपको कहा कि एक बार अगर कोई औरत को ओवेरियन कैंसर पाया गया तो उसका टेस्टिंग होना कंपलसरी होता है। एक बार उसका टेस्टिंग कंपलसरी हुआ तो उसको अगर वो जीन उसमें पॉजिटिव मिलता है तो उसके फैमिली का टेस्टिंग होता है। अगर हमारे पेशेंट में ही अगर वो जीन निगेटिव आता है ब्लड टेस्ट पे, तो फैमिली टेस्टिंग का कोई फिलहाल कोई रोल नहीं है। सो नॉर्मली जब कोई पेशेंट कंफर्म होता है कैंसर का डायग्नोसिस, ओवरी का कैंसर का कंफर्मेशन आता है, तो ट्रीटमेंट के दौरान नॉर्मली डॉक्टर्स ये टेस्ट रिकमेंड करते हैं। क्योंकि क्या होता है कि अगर ये टेस्ट पॉजिटिव पाया जाता है तो इसमें, जैसे मैंने आपको बताया कि फ्यूचर में अगर ओवरी का कैंसर के पेशेंट को वो जीन पॉजिटिव पाया गया तो आगे में उसको और एक सर्जरी करना पड़ सकता है जिसको ब्रेस्ट सर्जरी बोलते हैं, ताकि ब्रेस्ट का भी रिस्क कम हो जाए। इन एडिशन उनकी फैमिली को हम पूरा स्क्रीन कर सकते हैं, फैमिली का काउंसलिंग कर सकते हैं कि आपको कितना रिस्क है वो उनको बता सकते हैं। और थर्डली इम्पोर्टेंटली क्या होता है कि कुछ पेशेंट को इस जीन की रिपोर्ट देख के कुछ पेशेंट को कुछ मेडिसिन भी ऑफर किया जा सकता है ताकि उनका क्योर रेट्स और बढ़ जाए। सो ये जो टेस्टिंग के काफी सारे आप बोल सकते हैं ना बेनिफिट्स यहाँ पे हम देख सकते हैं। तो ओवरियन कैंसर से रिलेटेड और भी बहुत सारे सवाल मुझे डॉक्टर निखिल जी से पूछने हैं, लेकिन वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक। ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ओवेरियन कैंसर से रिलेटेड हम डॉक्टर निखिल घड़ियाल पाटिल जी से बात कर रहे थे और वो हमें बहुत ही अच्छी तरीके से गाइड भी कर रहे हैं कि किस तरह से अलग अलग टेस्ट होते हैं। तो चलिए फिर से हम चलते हैं डॉक्टर निखिल जी के पास। डॉक्टर निखिल, आपके यहाँ यशोदा हॉस्पिटल में किस तरह से ट्रीटमेंट होती है, थोड़ा सा इसके बारे में बता सकते हैं? बिल्कुल। सो नॉर्मली ओवेरियन कैंसर जो है, जैसे कोई पेशेंट हमारे पास आता है तो नॉर्मली दो चीजें होती है। एक तो पेशेंट का जिसको बोलते हैं निदान, डायग्नोसिस, डायग्नोसिस करना काफी इंपॉर्टेंट, काफी महत्वपूर्ण होता है। और डायग्नोसिस होने के बाद पेशेंट कौन से स्टेज पे वो भी देखना काफी जरूरी होता है। सो मैं कुछ बेसिक आपको समझाना चाहूंगा। इन जनरल एक पेशेंट का डायग्नोसिस जो होता है वो कुछ टेस्टों से होता है, जैसे कुछ इसमें हम कुछ स्कैन बोलते हैं। स्कैन से हमको पता चलता है कि पेशेंट कौन से स्टेज पे है। और जो काफी कम स्टेज में आता है, स्टेज 1 और स्टेज पे अगर पेशेंट पता चलता है तो नॉर्मली हम उनका काफी बार बायोप्सी भी नहीं करते हैं, क्योंकि स्कैन में काफी उसके कुछ पैटर्न अगर दिखता है हम डायरेक्टली उनको सर्जरी के लिए ले लेते हैं। बट जो पेशेंट थोड़े से एडवांस स्टेज में आते हैं, जैसे पेट में पानी भरना, पेशेंट का सांस फूलना, जो पेशेंट को काफी सारे बीमारी काफी जगह पे पाया जाना, ऐसे पेशेंट को नॉर्मली हम बायोप्सी कंफर्म करते हैं। बायोप्सी मतलब एक छोटा सा टेस्ट रहता है, एक सुई का जिसको बोलते हैं, पेट के अंदर छोटा नीडल जाता है, एक सैंपल निकालते हैं, वो टेस्टिंग वापस पैथोलॉजिस्ट के पास जाता है, जिसमें वो कैंसर के सेल्स माइक्रोस्कोप के अंदर देख के बताते हैं कि हाँ ये कैंसर है। और एक बार ये कैंसर कंफर्म होता है तो इसके हिसाब से स्टेजिंग और डायग्नोसिस दोनों के होने के बाद हम ट्रीटमेंट चालू करते हैं। इन जनरल ये जो ट्रीटमेंट रहते हैं उसके मेनली दो प्रकार रहते हैं, जिसमें हम बोलते हैं सर्जरी और दूसरा ट्रीटमेंट जिसको हम बोलते हैं कीमोथेरेपी, और उसके साथ में जो बाकी ट्रीटमेंट आते हैं जिसको हम टारगेटेड थेरेपीज वगैरह बोल सकते हैं। बट कैंसर कंप्लीट क्योर करने के लिए कीमोथेरेपी और सर्जरी का कॉम्बिनेशन काफी जरूरी होता है। सर्जरी वी से इज अ मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट, जिसमें प्रॉपर सर्जरी करके जो सर्जन प्रॉपर पूरा ऑर्गन्स निकाल के कंप्लीट जितना निकालने का पॉसिबल उतना पूरा निकाल के उसके साथ में आगे फ्यूचर में कैंसर ना हो करके कुछ इंजेक्शंस के द्वारा, जिसको हम कीमोथेरेपी बोलते हैं, वो हिसाब से ट्रीटमेंट होता है। कुछ पेशेंट्स में कुछ
नए दवाई जिसको हम टारगेटेड थेरेपी, कुछ इंजेक्शन फॉर्म में टारगेट्स रहते हैं, कुछ टैबलेट फॉर्म्स में रहते हैं, उससे और क्यूर रेट्स और पेशेंट के बढ़ सकते हैं। जैसे आप ओवेरियन कैंसर के बारे में बता रहे हैं, ओवेरियन कैंसर में मेंटेनेंस थेरेपी भी होती है, इसके बारे में आप विस्तार में बताएंगे? करेक्ट। सो मेंटेनेंस थेरेपी का मतलब क्या होता है कि जब आपका पहला स्टेप मतलब जो सर्जरी, दूसरा स्टेप मतलब जो कीमोथेरेपी कंप्लीट हो चुका है और आगे में कैंसर वापस ना आए करके हम कौन से स्टेप्स ले सकते हैं, उसके लिए ये मेंटेनेंस ट्रीटमेंट कुछ पेशेंट्स में हम रिकमेंड करते हैं। सो एक इम्पोर्टेंट जैसे महत्वपूर्ण मेंटेनेंस ट्रीटमेंट जिसको बोलते हैं, जिसको हम कुछ इंजेक्शन रहते हैं, जिसको हम टारगेट्स बोलते हैं। टारगेट का मतलब रहता है कि ये जो कुछ इंजेक्शन रहता है अपने बॉडी में कोई स्पेसिफिक प्रोटीन की तरफ उसके ऊपर जाकर हुक होके चिपक के उसको मारने का कोशिश। सो उसको हम टारगेट्स बोलते हैं। वो काफी नए नए टाइप का ट्रीटमेंट रहता है जिससे काफी बेनिफिट और मिलता है, जिसके साइड इफेक्ट्स मिनिमम रहते हैं पर जिसका बेनिफिट बहुत ज्यादा रहता है। ये इंजेक्शन के प्रकार में भी मिलते हैं, ये कुछ टैबलेट के प्रकार में भी मिलते हैं। और जो मेंटेनेंस रहता है जैसे कुछ टैबलेट प्रकार है जिसको हम बोलते हैं कुछ पार्क इनिबिटर्स। अभी ये जो टैबलेट्स रहते हैं ये पेशेंट को डेली लेना पड़ता है, पर जिनको वो जीन पॉजिटिव है, जैसे मैंने ऑलरेडी आपको पहले समझाया कि कुछ जीन्स रहती है जिसके कारण ये कैंसर बढ़ सकता है। अगर वो पेशेंट में वो BRCA नाम का जीन पाया जाता है और वो पर्टिकुलर स्टेज में है तो उनको वो टैबलेट रिकमेंड करते हैं अगला साल 2 साल के लिए, ताकि उनका कैंसर वापस ना आए। एंड इस तरह से हमें क्या होता है कि वो टारगेट्स और वो टैबलेट से और वो मेंटेनेंस ट्रीटमेंट से पेशेंट का क्योर रेट्स लंबा बढ़ता है, पेशेंट का कैंसर ना आने का रिस्क भी और ना आने का चांसेस भी काफी कम होता है, मतलब कैंसर आने का रिस्क काफी कम हो जाता है। जी, जिस तरह से आपने बताया कि यशोदा हॉस्पिटल में किस तरह से ट्रीटमेंट होती है ओवेरियन कैंसर के लिए, लेकिन हर एक पेशेंट को हमेशा डर इसी बात का होता है कि इसके कोई साइड इफेक्ट तो नहीं। तो क्या बताएंगे इसके बारे में, स्पेशली अबाउट फर्टिलिटी अगर हम पूछे तो क्या बताएंगे? करेक्ट, काफी महत्वपूर्ण सवाल आपने पूछा है मुझे। चूंकि ये ओवरी का कैंसर है, हमें मालूम है ओवरी मतलब अंडाशय, बॉडी का, स्त्रियों के बॉडी का जो ओवम निकलता है जिसको हम अंडा बोलते हैं वो नॉर्मली ओवरी से निकलता है। और जब ये पर्टिकुलर ओवरीज अगर किस बीमारी के कारण खराब हो जाते हैं, वो टाइम पे ऑलरेडी जो ओवरीज और ओवम का जो नंबर है वो काफी कम हो जाता है। नॉर्मली जो जिनका कंप्लीट फैमिली कंप्लीट हो चुका है ऐसे पेशेंट में हम नॉर्मली ओवरीज निकाल देते हैं, यूटरस मतलब गर्भसंचयनी बोलते हैं वो सब निकाल देते हैं। पर जो पेशेंट्स काफी कम उम्र में आते हैं जिनको आगे में फैमिली प्लान करना है उनके लाइफ के लिए, वो काफी जरूरी सवाल रहता है उनकी तरफ से। वो हिसाब से हम क्या करते हैं, हम उनका जो खराब वाला ओवरी वो निकाल देते हैं, जो अच्छा ओवरी वो रखते हैं वो सर्जरी के दौरान। दूसरा रहता है कि कुछ पेशेंट में कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हमें दोनों ओवरीज निकालना जरूरी हो जाता है क्योंकि कैंसर का उसमें ऑलरेडी कुछ कण पाए जाते हैं। वो टाइम पे हम बीमारी अंदर नहीं रख सकते, उनको निकालना काफी बोलते हैं ना मैंडेटरी कंपलसरी हो जाता है। तो वो टाइम पे बेसिकली कुछ पेशेंट्स को हम फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन टेक्निक से, जिसमें हम पहले ही कुछ उनमें से ओवरीज से कुछ एग्स कलेक्ट करके, ओवम कलेक्ट करके उनको फ्रीज करके उनको क्रायो, उसको बोलते हैं ओवेरियन क्रायो और उस साइड क्रायो प्रिजर्वेशन बोलते हैं, वो करके फ्रिज में रख के और माइनस फ्रिज में, मतलब मैं थोड़ा बहुत काफी सिंपल लैंग्वेज में समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। वो रख के उसके हिसाब से उनको इवेंचुअली फिर सर्जरी के लिए लेना पड़ता है ताकि आगे में जाके उनका वही ओवम से उनको आगे में प्रेगनेंसी के लिए हम प्लानिंग कर सकते हैं। तो ये एक ऑप्शन हमारे लिए रहता है, पेशेंट को सब समझाना पड़ता है। काफी पेशेंट्स को इसमें से समझाने में काफी उनको काफी टाइम लगता है, पर क्या रहता है कि इसमें इंपॉर्टेंट रहता है कि पेशेंट्स का सर्वाइवल इंपॉर्टेंट रहता है, कि पेशेंट्स का कंप्लीट नॉर्मल होना, कंप्लीट क्योर होना, एंड साथ साथ में उनका जो बोलते हैं फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट होता है। जैसे आपने बताया कि इस ट्रीटमेंट का कोई साइड इफेक्ट तो है नहीं, लेकिन हर एक पेशेंट के मन में एक ही सवाल बार बार आता है कि एक बार कैंसर का ट्रीटमेंट मैंने ले लिया, चलो मैं ठीक भी हो गई, लेकिन फिर से तो मुझे कैंसर होगा नहीं। आपने बताया अभी डिस्कशन में कि ऐसे संभावना बहुत कम है, लेकिन फिर भी अगर मन में डर हो तो ऐसे पेशेंट्स को आप क्या कहेंगे? कैंसर के ट्रीटमेंट को थोड़ा बहुत साइड इफेक्ट होता है, ऐसा नहीं, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि बिल्कुल साइड इफेक्ट नहीं होता है, पर थोड़ा बहुत साइड इफेक्ट होता है। पर इन जनरल मैं बोलना चाहूंगा कि आज का जो विज्ञान है, आज का जो साइंस है वो इतना प्रगत हो चुका है
कि जिसमें जो हम बोल सकते हैं साइड इफेक्ट्स कम से कम होते हैं। इन जनरल जब मैं बोलता हूँ साइड इफेक्ट्स, काफी सारे पेशेंट को काफी सारा डर रहता है कीमोथेरेपी के कारण, जिसमें उनको लगता है कि मेरे बाल चले जाएंगे, मुझे काफी मेरा बॉडी चेंज हो जाएगा, मेरा स्किन चेंज हो जाएगा, मुझे दर्द होगा। बट वैसा इन जनरल कुछ होता नहीं है, सब कही सुनी बातें हैं। ऑलवेज टॉक टू योर डॉक्टर, डॉक्टर्स आर द बेस्ट पीपल टू आंसर दिस क्वेश्चन। सो समझने का कोशिश करिए कि आज के तारीख में ये जो कैंसर का इलाज है, आप सर्जरी बोलिए, आप कीमोथेरेपी बोलिए, आप टारगेट्स बोलिए, ये काफी, आप बोल सकते हैं काफी कंफर्टेबल जर्नी होता है पेशेंट के लाइफ में। सो ये एक चीज हो गई। दूसरी चीज हो गई जिसमें हम बोलते हैं कैंसर वापस आने का रिस्क, जो आपने काफी महत्वपूर्ण सवाल पूछा मुझे यहाँ पे। सो ओवरी का कैंसर का एक थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है, एंड समथिंग एज अ डॉक्टर मैं और एज आई वुड से मेडिकल फ्रैटर्निटी हम बोल सकते हैं कि हाँ, कैंसर का एक कुछ पेशेंट का रिकरेंस होने का चांस होता है, स्पेशली जब वो कैंसर थोड़े से एडवांस स्टेज में आता है। जैसे आप स्टेज 3 और स्टेज 4 की तरफ जाते हैं, वो पेशेंट को सर आने का रिस्क काफी बढ़ जाता है। सो मैं बोल सकता हूँ कि ऑलमोस्ट एक 30 से 40% प्रतिशत पेशेंट्स ये पहले ट्रीटमेंट से काफी लॉन्ग टर्म ठीक रहते हैं। बट एक समझ लीजिए 60 से 70% पेशेंट जो जो एडवांस स्टेज 3 स्टेज 4 में आते हैं, उनमें कैंसर वापस आने का रिस्क बना रहता है। उसके लिए हम पेशेंट्स को बोलते हैं कि कुछ थोड़ा रेगुलरली फॉलोअप पे रहिए। बार बार का एक स्पेसिफिक टाइम पे उनका कुछ टेस्ट होता है, कभी स्कैन होता है, कभी होता है, ताकि अगर बाय चांस कुछ हमारी वापस दिख जाए तो उनको हम जल्दी पकड़ पाए और उसके हिसाब से हम इनको जल्दी से वापस इलाज कर सकते। तो उसके बावजूद भी कुछ पेशेंट हम क्योर नहीं कर पाएंगे, जिनका हम काफी सरल, काफी लंबा करने का कोशिश कर सकते हैं। जी, बहुत ही ये इम्पोर्टेंट टॉपिक था, ओवरियन कैंसर से रिलेटेड आपने बहुत ही अच्छी बातचीत हमसे की। सच में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए, साम संजीवनी इस कार्यक्रम में वक्त हो चला है यही रुकने का। आप देखते रहिए साम टीवी।